झारखंड की 3 सीटों पर किस तरह के समीकरण बनते बिगड़ते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से क्लीन स्वीप का दावा करती आ रही है, आने वाली इन 3 सीटों पर समीकरण क्या होंगे, इसका बड़ा प्रभाव झारखंड की क्लीन स्वीप के दावे पर पड़ने वाला है। और साथ ही साथ क्या महागठबंधन यहां कोई कमाल कर पाएगा। प्रियंका गांधी जिस तरह से पहुंची थी, कल्पना सोरेन जिस तरह से लगातार जनता के बीच पहुंच रही, उसका क्या नतीजा होगा, इसी पर करेंगे हम बातचीत। हमारे साथ सोनाल शांति जी प्रवक्ता कांग्रेस से जुड़ चुके हैं, स्वागत है आपका। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार संजय पांडे जी बने हुए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले संजय जी आपका ही रुख करूंगी। झारखंड की 3 सीटों पर 1 जून को जिस तरह से आखिरी रण अब होना है, और ये तीनों ही सीटें झारखंड के लिहाज से देखा जाए तो बेहद अहम मानी जा रही हैं। क्या लग रहा है आपको, भारतीय जनता पार्टी क्लीन स्वीप का दावा तो कर रही है, लेकिन ये 3 सीटें क्या अहम भूमिका निभा पाएंगी? देखिए, निश्चित रूप से यह जो 3 सीट का जो कल चुनाव है, निश्चित रूप से झारखंड की सियासी दशा दिशा तय करेगा। और जिस तरीके से अगर देखा जाए इस चुनाव का जो कैंपेनिंग है, इसमें कई नामचीन नेताओं का भी जमघट लगा। लेकिन उससे बड़ी दिलचस्प बात है कि सीता मुर्मू सोरेन जब से कमान संभाली है, तो कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उनकी जनसभा में युवाओं की जो तस्वीरें सामने आई, मतलब कुल मिलाकर के संघर्ष का सिलसिला है। मतलब क्लीन स्वीप नहीं मिलने वाला है, काफी कांटे का संघर्ष होगा, इसमें इंकार नहीं किया सकता। आप देखें तो इधर आपको गोड्डा का भी वही है, राजमहल और दुमका है। तो ये राजमहल और दुमके सीट में तो स्पष्ट है कि राह आसान नहीं होने वाला है। मैंने कुछ मतलब तो अब तो 4 तारीख को यही पक्का जी बिल्कुल, कांटे की टक्कर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले गोड्डा की बात कर लेते हैं। 3 बार निशिकांत दुबे वहां पर अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं, 4थी बार मैदान में है। और जिस तरह से प्रखर रहते हैं, जिस तरह से खबरों में बने रहते हैं, झारखंड में भी कोई कोर कसर निशिकांत दुबे छोड़ते नहीं है जहां वो लाइमलाइट से दूर रह सकें। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, इस बार जो समीकरण बन रहे हैं, क्या वो नुकसान पहुंचा पाएंगे निशिकांत दुबे की जीत के आगे? देखिए, निशिकांत जैसा नहीं है, मतलब मेहनत तो सभी लोग कर रहे हैं, लेकिन इस बार जो का जिस तरीके से परिवेश देखने को मिल रहा है और काफी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा मशक्कत करते हुए दिख रहे हैं। और चूंकि अभिषेक भी है, प्रदीप यादव जी भी हैं, वो त्रिकोणीय संघर्ष के हिसाब तो है, लेकिन उसके बावजूद में भी जो स्थिति है उसमें थोड़ा कांटे की संघर्ष इस बार देखने को मिल सकता है। जी बिल्कुल, ठीक है। आती हूँ मैं आपके पास। हमारे साथ सोनाल शांति जी प्रवक्ता कांग्रेस से भी बने हुए हैं। सोनाल जी, क्या लगता है आपको, दावा किया जा रहा है एक तरफ महागठबंधन की तरफ से, एक तरफ एनडीए की तरफ से, आपको क्या लगता है कौन कौन सी सीट आपके खाते में जाएंगी इस बार? देखिए, अभी तक झारखंड में जो 11 सीटों का चुनाव हुआ है, उसमें हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि वो 11 सीट इंडिया गठबंधन जीत रही है। रही बात अब कल के चुनावों की, कल जिन 3 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव होने जा रहा है, राजमहल, गोड्डा और दुमका, तो इन तीनों का एक समीकरण अलग तरह का बना हुआ है। जिस तरह से हेमंत सोरेन जी को और आलमगीर आलम, जो दोनों के दोनों नेता संथाल परगना क्षेत्र से आते हैं, खासकर हेमंत सोरेन जी उस इलाके से विधायक भी हैं और पूर्व मुख्यमंत्री रहे, जेल जाने के पूर्व उन्होंने इस्तीफा दिया। आलमगीर जी की लोकप्रियता एक अलग है राजमहल संसदीय क्षेत्र में के सभी वर्गों में, सभी समुदायों में, और उन पर भी एक आरोप लगाकर उनको जेल भेजा गया। तो संथाल के लोग, मतलब कि सिर्फ एक खास समुदाय नहीं, संथाल का हर वर्ग, हर समुदाय उद्वेलित है। हर वर्ग, हर समुदाय इस बात से आक्रोश में है कि ठीक चुनाव। इस पर अशोक बड़ाई जी जवाब देंगे, क्योंकि आप जो कह रहे हैं, अशोक बड़ाई जी प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी अशोक जी, क्या कहना है आपका? सोनाल शांति जी कह रहे हैं कि जनता उद्वेलित है। देखिए, वो तो कल होने वाला मतदान ही बताएगा, लेकिन मैं निश्चित रूप से बोल दूं कि जिस तरह से दुमका की जनता ने पिछले बार एक साधारण सा कार्यकर्ता सुनील सोरेन जी बीजेपी के प्रत्याशी थे और उन्होंने शिबू सोरेन जैसे झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े नेता को हराने का काम किया था, उसी दुमका से डॉक्टर लुइस मरांडी, एक साधारण सी बीजेपी की कार्यकर्ता, वो पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को दुमका से हराने का काम किए थे। और गोड्डा में तो छोड़ दिए, गोड्डा में तो लगातार 3 बार से हमारे डॉक्टर निशिकांत दुबे जी चुनाव जीतते आ रहे हैं। हाँ, राजमहल में पिछले बार हम लोग 1 लाख 10 हजार 20 हजार वोट से पीछे रहे थे, लेकिन इस बार भी
जिस तरह से लोबिन हेम्ब्रोम जी इनके झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडिया अलायंस के साथियों का पसीना छुड़ा रहे हैं, उनसे लगता है कि हम लोग 3 सीट बीजेपी, संथाल परगना की तीनों सीट बीजेपी और एनडीए के खाते में आती हुई दिखाई दे रही है। और इसलिए भी मैं आपको बता दूं कि संथाल परगना की धरती पिछले 4-4.5 सालों में अगर सबसे ज्यादा कोई महिलाओं का दुष्कर्म, महिलाओं की हत्या आदिवासी महिलाओं के साथ अगर देखने को मिली, वो संथाल परगना की धरती से देखने मिली। अगर हम बात करते हैं रूपा तिर्की की, तो रूपा तिर्की की हत्या उसी संथाल परगना की धरती में होती है। हम बात करें रबिका पहड़िया की, जो प्रिमिटिव ट्राइब्स बच्ची है, आदिवासी बच्ची है, 55 टुकड़ों में उसको काट करके बांग्लादेशी घुसपैठी के द्वारा उसकी नृशंस हत्या कर दी जाती है। दुमका की धरती में अंकिता सिंह हत्याकांड, जिसमें एक धर्म विशेष का लड़का वो उनको तेजाब छीट के मार देता है और उसका तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश से मिलता है। और तो और स्पेनिश महिला के साथ जो दुष्कर्म की घटना घटती है वो दुमका की धरती से होती है। कुल मिला के कहा जा सकता है। और तो और जो सिद्धू कान्हो जिनका नाम ले लेकर ये लोग राजनीति करते हैं, उनके वंशज रामेश्वर मुर्मू की भी हत्या उसी संथाल परगना की धरती में होती है, और जिनका तार मारने वाला एक धर्म विशेष का होता है और उसका तार कहीं ना कहीं बांग्लादेश से जुड़ता है। प्रियंका जी, मैं तो स्पष्ट कर दूं, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा था कि 4.5 सालों में इन लोगों ने अगर सबसे ज्यादा संथाल परगना में अगर प्रभावित रही होगी तो वह आदिवासी महिलाएं, आदिवासी बच्ची। और सोनल जी, उसमें दुष्कर्म में हत्या करने वाले कौन थे? एक धर्म विशेष के लोग। सोनल जी जवाब दीजिएगा आप। वो धर्म विशेष के थे और बांग्लादेश की घटनाएं हुई थी वो दुखद थी, लेकिन राज्य सरकार के प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को जेल के शिकंजे के पीछे भेजने का काम किया और बाकी लोगों पर अभी सारा न्यायिक प्रक्रिया जो जारी है। और सबसे बड़ी बात, जो संथाल परगना की धरती बांग्लादेशी तार और ये और एक धर्म विशेष से जोड़ा जाता है इस सारे मामले को, तो अपराधी किसी धर्म विशेष से नहीं होते हैं। दूसरी बात, ठीक चुनावों के समय में भाजपा को यह याद आ रहा है कि नहीं एक धर्म विशेष तो बांग्लादेशी तो घुसपैठ, अरे बांग्लादेशी और घुसपैठ तो सेंट्रल गवर्नमेंट का मामला है। सीमा की सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथों में आती है, फिर घुसपैठ कहाँ से होती है? तो इसका मतलब कि केंद्र सरकार और केंद्र के गृह मंत्री फेल है, तो घुसपैठ और बांग्लादेशी इनकी बात आती कहाँ से है? अपराधी किसी खास समुदाय, किसी खास जाति, किसी खास धर्म से होते नहीं है। और रही राज्य सरकार के प्रशासन ने अपराधियों को तुरंत त्वरित कार्रवाई करते हुए जेल भेजने का काम किया, हालांकि वो किसी धर्म विशेष से जुड़े हुए हैं। तो इसका फायदा जी जवाब दीजिएगा अशोक बड़ाई जी, जवाब दीजिएगा। देखिए, हम लोग जब हम लोग बात करते हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठी को झारखंड में चिन्हित करके बाहर खदेड़ा जाए, हम लोग कानून बनाने की बात करते हैं, तो यही लोग रोड़ा उत्पन्न करते हैं। एक बार भी झारखंड विधानसभा में जब बांग्लादेशी घुसपैठी के बारे में जब चर्चा होती है तो ये लोग चर्चा नहीं करना चाहते हैं। और तो और ये लोग जो जिस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठी या रोहिंग्या प्रेम ये लोग दिखाते हैं, क्योंकि ये लोग तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं, इनका वोट बैंक है वो। और हम लोग स्पष्ट रूप से हमारे नेताओं का, वो चाहे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता हैं, उनका स्पष्ट मानना है कि देश का पिछले 75 सालों में सबसे ज्यादा किन्हीं की भी सरकार रही। बॉर्डर में किस कारण से वो लोग आए, घुसे, वो बस गए, वो चाहे असम का बॉर्डर खुला था या बंगाल का बॉर्डर खुला था या झारखंड का बॉर्डर खुला था। ये कोई आज नहीं कि 10 सालों में मोदी जी के सरकार में आए, ये 75 सालों में कांग्रेस की और इन लोगों की सरकार थी, जिसका नतीजा। ठीक है अशोक बड़ाई जी, आप इन मुद्दों को लेकर आ रहे हैं। इसी तरह महागठबंधन, अशोक बड़ाई जी आती हूँ, ठीक है, आप इन मुद्दों की बात कर रहे हैं। उसी तरह से सोनाल शांति जी का कहना है कि जिस तरह से ईडी और तमाम एजेंसियों के माध्यम से पूर्व मुख्यमंत्री और उनके मंत्री को आपने भेजा है, जाहिर सी बात है कल्पना सोरेन जिस तरह से झारखंड में अलग अलग मंचों पर दिखाई दे रही हैं और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का नाम लेकर जिस तरह से सभाएं की जा रही हैं, आपको नहीं लगता कि युवाओं के बीच और झारखंड की जनता के बीच एक बड़ी नेता बनकर उभर रही हैं इस लोकसभा चुनाव के दौरान कल्पना सोरेन, और उसका असर आने वाले चुनाव में भी दिखाई दे सकता है? प्रियंका जी, सबसे पहली बात कि ये लोग को लग रहा है कि झारखंड के लोग इनको साथ दे रहे। इनके 4.5 सालों का मैं कुकर्मों को बताना चाहता हूँ। 20 लाख युवाओं को नौकरी देने की बात इन लोगों ने कही थी। क्या हुआ? 20 लाख युवाओं को नौकरी। और ये लोग बात किए थे कि मैं 1932। अरे अशोक जी, केंद्र में आपने भी तो 2 करोड़ दावा किया था, आपने कौन सा 2 करोड़ नौकरियां दे दी? कर्नाकोट का क्या हुआ? देखिए, ये कुल मिला के ये 4.5 सालों में ये लोग सिर्फ एक ही काम किए हैं, वो जल जंगल जमीन को लूट कर साहेबगंज, जहाँ संथाल परगना के साहेबगंज जिला है, वो 1200 करोड़ का माइंस घोटाला जो पहाड़ के लोगों ने नोट के अपने खा गए, बेच दिए 1250 करोड़ का माइंस घोटाला। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता पंकज मिश्रा आज वो आरोपी तक जेल में बंद है।
और कोर्ट उसको बेल, उनको 2 सालों से उनको बेल नहीं दे रही है। तो ये लोग बोलते हैं ईडी कार्रवाई की है, ईडी उनको जबरदस्ती फंसाई है। अरे अगर ईडी फंसाती पूजा सिंघल को, पंकज मिश्रा को, छवि रंजन को, हेमंत सोरेन जी को, आलमगीर आलम को, तो आज तक ये लोग इन सभी नेताओं और अधिकारी को बेल कोर्ट ने क्यों नहीं दे दिया? देखिए प्रियंका जी, नहीं कोर्ट में बेल नहीं दे दिया, लेकिन अशोक बड़ाई जी एक छोटा सा पॉइंट ये भी सुन लीजिएगा। निशिकांत दुबे जिस तरह से झारखंड में ईडी या तमाम एजेंसियों की कार्रवाई से पहले भविष्यवाणी करते नजर आते हैं, ऐसे में सीधे सीधे यहाँ पर अंदेशा ये भी होता है कि आखिर निशिकांत दुबे को ये जानकारी मिलती कहाँ से है? प्रियंका जी ये भविष्यवाणी नहीं है। ये आप मेरे से भी पूछेगा तो मैं भी इनके 4.5 सालों का कुकर्म को बता दूंगा। आज ये लोग का जल नल घोटाला में जो 2000 करोड़ का घोटाला, वो धीरे धीरे मीडिया ने भी अब धीरे धीरे छाप रहा है। इसको हम लोग 1 महीना 1.5 महीना पहले से बोल रहे थे। देखिए घोटाले की बू, एक हम लोग सक्षम विपक्ष होने के नाते हम लोग के पास भी जानकारियां होती है, लेकिन ये एजेंसी की काम है कि किसके ऊपर कार्रवाई करेगी, किसको वो जब्त करेगी। सोनल जी जवाब दीजिएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। एक राज्य की जनता के नाते, एक सक्षम विपक्ष होने के नाते इनके कुकर्मों का जानकारी एक तो सक्षम विपक्ष होने के नाते आपको ये भी जानकारी हो जाती है कि ईडी कहाँ रेड करने वाली है और किसकी गिरफ्तारी कितने दिनों में होने वाली है? जी हम लोग जब बोलते थे कि संथाल परगना में दरोगा को इसलिए ये लोग डिपोर्ट करते थे कि वो ट्रक का नंबर नोट डाउन करते थे। सोनल जी जवाब दीजिएगा आप। वो बंगाल और बांग्लादेश जा रहा है माइन। जवाब दीजिएगा आप। अगर दोषी नहीं है तो कोर्ट से जमानत क्यों नहीं मिलती? मुक्ति मोर्चा को कार्यकर्ता को, बीजेपी कार्यकर्ता को भी इसकी जानकारी बोलना चाहता हूँ। हम लोगों ने शिकायत भी की है। एक केंद्रीय एजेंसी जांच करने आती है कि राजमहल की पहाड़ियां क्यों समाप्त हो गई अवैध खनन से, लेकिन राजमहल की पहाड़ियां राजमहल की पहाड़ियां इतनी छोटी नहीं थी और उन पहाड़ों को सिर्फ 5 वर्षों के दौरान खत्म नहीं किया गया है, बल्कि ये सिलसिला बदस्तूर कई वर्षों से जारी था। ये रघुवर दास जी के सरकार के कार्यकाल में भी जारी था। ईडी अगर निष्पक्ष जांच करे, सीबीआई निष्पक्ष जांच करे तो पूरी की पूरी कलई खुल जाती है। निशिकांत दुबे जी की बात करें, निशिकांत दुबे जी को हर छापे के पहले पता रहता है किसके यहाँ कब छापा होना है। वो ट्वीट करते हैं और ट्वीट करने के तुरंत बाद या तो ईडी का नोटिस पहुंचता है या तो ईडी की कार्रवाई होती है। निशिकांत दुबे जी अडानी जी के लिए गोड्डा के ग्राम लोगों का जमीन लेकर अडानी को जमीन देने का काम करते हैं और वहां पर वो पावर हब बनता है जिस पावर हब से झारखंड तो क्या पूरे देश के लोगों को कोई फायदा नहीं है। उस पावर हब से, उस पावर प्लांट से बांग्लादेश के लोगों को फायदा है। अगर आपको बांग्लादेश से इतनी नफरत है तो बांग्लादेश को बिजली क्यों? क्या सिर्फ अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए? जब फायदे की बात आएगी अपने उद्योगपति मित्रों को तो उसके लिए बांग्लादेश बहुत अच्छा है, लेकिन जहां नुकसान की बात हो रही है कि बांग्लादेशी घुसपैठ, तो राज्य सरकार का और विधानसभा का किसी भी सीमा सुरक्षा के मामले में कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ये सीधा सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय का अशोक जी है कि क्या कहना है इस पर आपका? किस तरह से रिएक्ट करे। तीसरी बात मैं बता देता हूँ, मेरी बात को सुनिए। परगना में इनकी धरती हिल गई है। कल्पना सोरेन को उतारने के बाद कल्पना सोरेन ने जिस तरह से अपना राजनीतिक वजूद कायम किया है, आज दुमका की जनता भी कह रही है, कम से कम 1.5 लाख वोटों से सीधा सोरेन की हार जा रही है। दुमका की जनता ये कह रही है कि निशिकांत दुबे और भाजपा के लोगों ने एक घर में आग लगाने का काम किया है। अंग्रेजों की नीति पर ये चलते हैं, ये फूट डालो राज करो की नीति पर चलते हैं। इन्होंने अपना राज कायम रखने के लिए घर में फूट डाला है। क्या कर रही है? यानी साफ जाहिर होता है कि आपके पास कोई प्रमाण नहीं है कि हमारे सरकार का कोई कुकर्म आपको दिखाने का, लेकिन 4.5 सालों में आप लोग ने जो कुकर्म किया है वो ईडी, सीबीआई, आईटी ने जरूर दिखाने का काम किया है राज्य की जनता और देश की जनता को। अगर आपको लगता है कि हम लोग राज्य में आपकी सरकार सीबीआई जांच करा दे, लेकिन 4 सालों में 350 करोड़ रुपया का नगद मिलता है कहाँ? कांग्रेस के नेता धीरज साहू के यहाँ। 35 करोड़ प्लस 2 करोड़ 37 करोड़ रुपया कहाँ मिलता है? कांग्रेस के मंत्री आलमगीर आलम के यहाँ। और तो और 5 करोड़ कहाँ से मिलता है? इनके सरकार के बड़े अधिकारी इनके जमीन घोटालों के आरोपी है। कई ऐसे अभी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार में लिप्त है। ठीक है सोनल शांति जी। हाँ, लेकिन अगर आप भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी सरकार पर लगाएं, पूर्व की सरकार पर लगाएं, तो अभी तो झारखंड में आपकी सरकार चल रही है ना, आपने पहल क्यों नहीं की? जो जांच आज तमाम एजेंसियां कर रही हैं, उसके लिए शुरुआत आपके द्वारा क्यों नहीं की गई? अब तो 4.5 से ज्यादा का समय बीत चुका है ना, ऐसा तो है नहीं कि आपके पास समय नहीं था। प्रियंका जी, सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो है वो सीधे केंद्रीय एजेंसी है। तो इसका मतलब है आप राज्य से कोई रिपोर्ट भी नहीं सौंप सकते, आपका ये कहना है?
कि आप कहीं शिकायत भी नहीं दर्ज करा सकते, आप पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते थे। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ संजय पांडे जी लगातार बने हुए हैं। संजय पांडे जी, क्या लगता है आपको कि एक दूसरी सरकार पर जो आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, सोनल जी कह रहे हैं तमाम एजेंसियां केंद्र के अंतर्गत आती इसलिए ये कुछ नहीं कर सकते, क्या वाकई में ऐसा हो सकता था कि ये शिकायत तक ना कर सकते कि पूर्व की सरकार में क्या कुछ हुआ है? देखिए प्रियंका जी, एक लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव आज भी हो रहे हैं, लगातार भी होते रहेंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो प्रश्न है जो लोगों का एक है कि सरकारें चाहे किसी की भी हो, विकास कार्य होने चाहिए। भूमि पर ऐसा कार्य दिखे जिससे लोग आज भी उन्हें पेयजल सुविधा, सिंचाई की सुविधा और स्वास्थ्य की, मैं 3 की बात ज्यादा नहीं जाऊंगा, आप देखेंगे पानी लोगों को शुद्ध मिल रहा है कि नहीं। आज भी लोगों की तबीयत खराब होती है, लोगों को तत्काल चिकित्सा सुविधा मिल रही है कि नहीं। आज भी खेतों को पानी मिल रहा है कि नहीं। तो ये जो लोकतांत्रिक तरीके से जो कार्यक्रम है, तो ये काट बना दिया। जहाँ 24 की बात है वो तो न्यायालय की बात है, तो उस पर कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं है, क्योंकि ये कानून का काम है। अगर कोई व्यक्ति किसी आरोप में अगर उसको लगता है तो वो तो ट्रायल की बात है, तो उस पर इस पर, लेकिन फिर भी मोटे तौर पर एक यही संदेश है कि आपको जन सरोकार से जुड़े कार्य करने पड़ेंगे, सरकार चाहे जिसकी भी हो। नहीं, लेकिन संजय पांडे जी, काम तो तब होंगे ना जब टेंडर के बदले कमीशन खोरी दूर होगी। अब देखिए, ये तो डायरेक्ट मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन मेरा ये स्पष्ट करने का मतलब है कि योजनाएं किसके लिए लागू होती हैं, योजनाएं जनता के लिए लागू होती हैं। और अभी आज ही की बात नहीं है, जब से झारखंड राज्य का गठन हुआ है, किसी एक सरकार की बात नहीं है। अगर बात होगी तो जब से ये झारखंड राज्य बना, ठीक है। संजय पांडे जी, माफ कीजिएगा, समय नहीं है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगी, सोनल शांति जी, अशोक बड़ाई जी और संजय पांडे जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। तो झारखंड में आखिरी चरण के रण में जिस तरह से तीनों ही सीटों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, ऐसे में देखना ये होगा कि अलग अलग गठबंधन के द्वारा जुगत भिड़ाई गई है, तमाम तरह के प्रचार भी किए गए हैं और जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी पार्टियों के बारे में प्रचार प्रसार भी खूब किया गया है। लेकिन जनता अब किसके पक्ष और किसके विपक्ष में वोट करती है, क्या कुछ समीकरण इन तीनों सीटों पर बनकर 1 जून और 4 जून को उभर कर सामने आते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।